Today we will study all pair shortest path algorithm. What is the all pair shortest path algorithm? Before moving all pair shortest path algorithm, we first understand what is the shortest path algorithm. In shortest path, we have to find the shortest path between two vertices. जैसे हमें कोई ग्राफ गिवन होगा, इस ग्राफ में हमें दो वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है वो टू टाइप की होती है. वन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम और सेकंड वन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम. व्हाट इज द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम? इन अ गिवन ग्राफ G with vertices V, edges E and with weight function W and a single source vertex S, return the shortest path from S to all other vertices in V. जैसे हम वी ऑलरेडी स्टडी डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम. जैसे ये गिवन ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें सोर्स वर्टेक्स गिवन है A. इस सोर्स वर्टेक्स से रिमेनिंग जितने भी वर्टेक्स है जैसे B एंड C, तो हमें A से B तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, A से C तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. यानी हमें सिर्फ एक सिंगल सोर्स गिवन है, उस सोर्स वर्टेक्स से जितने भी अदर वर्टेक्स है ग्राफ में उन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में दो एल्गोरिथम है. फर्स्ट है डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम, जिसको हमने ग्रीडी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करा था, और सेकेंड वन है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. इसका इंट्रोडक्शन मैंने जब डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ाई थी तब भी दिया था, पर इसको भी मैं सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस करूंगी, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. Today we will study all pair shortest path algorithm. So what is the all pair shortest path algorithm? Let's explain. ये कोई ग्राफ गिवन है, इसमें 4 वर्टेक्सेस है. ठीक है, तो 4 वर्टेक्सेस है, तो यहाँ मुझे A से B तक पहुंचने का पाथ, A से C तक पहुंचने का पाथ और A से D तक पहुंचने का पाथ कैलकुलेट करना है. सेम यही चीज मुझे B के लिए भी कैलकुलेट करनी है कि B से A तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, B से C तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, B से D तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ. फिर C के लिए भी सेम कैलकुलेशन करनी है कि C से A तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, C से B तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, C से D तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ. एज इट इज D के लिए भी सेम कैलकुलेशन करनी है कि D से एवरी अदर वर्टेक्स इन अ ग्राफ तक वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टाइसेस. ठीक है, तो यहां पर हम मुझे A से सारे अदर वर्टेक्सेस जितने हैं उन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम says that length of the shortest path from each vertex to all other vertices in a graph. तो आपको पहले से भी पता है कि ग्राफ में क्या क्या होता है. एक G, ग्राफ को G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो सेट से मिलकर बनता है V और E. V क्या है? वर्टाइसेस का सेट है और E क्या है? सेट ऑफ एजेस है. तो अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ 4 वर्टिसेस है, A, B, C और D. तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में हमें हर पेयर, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आज जो एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिथम है. ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है. ये कहाँ कहाँ यूज होती है? कम्युनिकेशन में यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है और ऑपरेशन रिसर्च में भी इसका यूज होता है. इसके अलावा जितनी भी राउटिंग एल्गोरिथम होती है उनकी ये मदर एल्गोरिथम होती है. मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सारी एल्गोरिथम इस ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम से डिजाइन हुई है. ठीक है, तो अब ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लेते हैं और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है. ये कोई ग्राफ है. ठीक है, इसमें 4 वर्टाइसेस है. हर वर्टाइसेस के बीच में एजेस भी कनेक्टेड है. जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट ग्राफ है. ठीक है, इन ग्राफ की जो एजेस के ऊपर जो वेट गिवन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जो फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिथम है वो नेगेटिव के लिए भी वर्क करती है, पर
नेगेटिव एज साइकिल नहीं होनी चाहिए ग्राफ में। ये इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है उसको बता देती हूँ। तो इस ग्राफ को हमें किस में रिप्रेजेंट करना होगा, कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी आपको पता है कि 1 to 2 तक जाने की कॉस्ट कितनी है 8, तो यहाँ से 1 to 2 की कॉस्ट लिख दी है 8। यहाँ पर 4 वर्टाइसेस है, इसका मतलब यहाँ पर इस मैट्रिक्स की 4 रोज होगी और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा इस वर्टाइसिस में सेल्फ लूप नहीं है, मतलब आपको 1 से 1 तक पहुंचने का कोई पाथ नहीं है, तो उसको हमने किससे मेंशन करा है, 0 से मेंशन करा है, ठीक है। इसके अलावा अगर किन्हीं दो वर्टाइसिस के बीच में कोई एज नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेट लिखा है हमने वो क्या लिखा है, इन्फाइनिटी। जैसे 2 से 1 तक जाने का कोई अदर पाथ नहीं है तो मैंने उसको किससे शो करा है, इन्फिनिटी से शो करा है, ठीक है। तो जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है उसमें आपको जो इनपुट होगा वो एक मैट्रिसेस होगी, और उस मैट्रिसेस में कितने रोज और कितने कॉलम होंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस इस ग्राफ में होंगे। तो इस जो ग्राफ रहेगा वो n क्रॉस n मैट्रिसेस वाला रहेगा, और इसमें जो वेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जब i इक्वल्स टू j है यानी 0, जैसे यहाँ पर डायगोनल वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अगर कोई वेट गिवन है तो उसको आप मेंशन कर देंगे, क्यों, वो क्या बताएगा कि i to j एक एज है, और अगर i to j एज नहीं है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फिनिटी से, ठीक है। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम i to j सच दैट एनी इंटरमीडिएट वर्टिसेस ऑन द पाथ आर चूजन फ्रॉम द सेट 1 to k, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देती हूँ। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको स्टेजेस में सॉल्व करना है और हर स्टेज में आपको डिसीजन लेना है, और जब बहुत सारे डिसीजन रहेंगे उसमें से भी बेस्ट डिसीजन को पिक करके आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में आप एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेजेस कैसे हो गई कि जैसे 1 to 2 जाना है आपको, ठीक है। तो 1 से 2 तक पहुंचने का पाथ एक तो डायरेक्ट एज भी हो सकती है, और अगर डायरेक्ट एज है इसके अलावा आपके पास 2 और वर्टिसेस है 3 और 4, उसका भी पाथ गिवन है। तो आपको ये तीनों पाथ में से कौन सा वाला चूज करना है जो सबसे मिनिमम होगा। तो आपको हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा, किसके लिए, कि हो सकता है कि 1 से 2 तक जाने वाला पाथ 3 से होता हुआ जा रहा होगा तो वो ज्यादा शॉर्टर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हम 4 से होते हुए जाएं तो हमें और मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यही बोलती है कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी है और उसमें से भी आपको बेस्ट पिक करनी है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो मैट्रिक्स बनाई है हमने इसको बोल देते हैं A0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, जो डायरेक्ट एजेस मुझे गिवन है, तो ये डायरेक्ट एजेस से थ्रू मैंने कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई है। अब इस मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम आगे की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हम फर्स्ट को इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं, कि हो सकता है कि फर्स्ट वर्टेक्स से होते हुए रिमेनिंग सारे वर्टेक्स की जो लेंथ है उनको क्या शॉर्टर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपको 2 से 3 पर पहुंचना है, तो क्या 1 से होते हुए जाएं तो क्या वो शॉर्टर हो सकता है। ऐसे ही 4 to 3 पहुंचना है तो क्या वो 1 से होकर जाएगा तो शॉर्टर बन सकता है। यानी आप इंटरमीडिएट वर्टेक्स किसको कंसीडर कर रहे हैं, 1 को। तो पहली स्टेज में हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स किसको कंसीडर कर रहे हैं, 1 को। नेक्स्ट स्टेज में हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स किसको कंसीडर करेंगे, 2 को। फिर नेक्स्ट में 3 को, फिर नेक्स्ट में 4 को। यानी जितने भी वर्टाइसेस होंगे उनको इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर करते हुए हमारे पाथ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये A0, अब हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स क्या कंसीडर कर रहे हैं, A1 कंसीडर कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वर्टेक्स को हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जब नई मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी अब फिर से नई टेबल जनरेट करेंगे, इस टेबल में हमारे जो वैल्यूज रहेगी
वो कैसे कैसे जनरेट होगी देखें। हम A0 से हम नई वो मैट्रिक्स बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्टेजेस में डिसीजन लेंगे, यानी हमको सारे पाथ कंसीडर करने हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं, और सारे पाथ कंसीडर करने के बाद उनमें से भी जो बेस्ट होगा उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ अब हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, 1 कंसीडर कर रहे हैं। तो जब इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ रख देंगे। तो ये फर्स्ट रो एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज़, और डायगनल वैल्यू तो ऑलरेडी 0 थी, उनको भी एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं गिवन है। तो अब जो रिमेनिंग एंट्रीज बची है उनको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कौन सी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कौन सी वैल्यू है, 2 2 3। तो इसको लिख देते हैं कि A1 की 2 2 3 वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मिनिमम फाइंड करना है। कैसे मिनिमम फाइंड करेंगे कि आप अभी फिलहाल A से जो 2 वर्टेक्स है उसका 3 वर्टेक्स तक जाने का पाथ है। एक तो डायरेक्ट पाथ गिवन है आपको, और अब क्या यूज कर रहे हैं आप, एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आपके पास 2 पाथ है कि या तो एक डायरेक्टली 2 से 3 तक जा रहा है, या फिर एक पाथ किसके थ्रू जा रहा है, 1 के थ्रू होते हुए जा रहा है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमें चूज करना है। तो 2 2 3 डायरेक्ट किस में देखेंगे, A0 के 2 2 3 में, मतलब जो हमें डायरेक्ट एज पाथ गिवन था उसमें देखेंगे। इसके अलावा अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा है, 1 है, तो वो वाली वैल्यू भी किस में से लेंगे हम, इस वाली मैट्रिक्स में से लेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से 1 तक गए, प्लस A0 ऑफ 1 से कहाँ पर पहुंच गए, 3 पर पहुंच गए। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, A ऑफ 1 के 2 2 3 की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा मिनिमम A0 2 3 क्या है, 2, और ये मेरा हो गया 3, 1 2 3 4, ये रही वैल्यू, इसको लिख देते हैं 1। A0 ऑफ 2 to 1, ये 2 to 1 वाली वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है। और 1 2 3 कितनी है, 1 2 3 भी कितनी है, इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी दोनों। तो टोटल मिनिमम कितना आया, 1 ही आया। तो ये 1 की वैल्यू को कहाँ लिख देंगे, इस जगह राइट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी A1 की 2 to 4 वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या लेना है, मिनिमम, कि अब या तो एक तो पाथ होगा 2 से 4 तक जाने वाला डायरेक्ट पाथ, ठीक है, या फिर एक 1 से होकर गया होगा। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A0, यानी एक तो डायरेक्ट पाथ, या फिर एक में इंटरमीडिएट वर्टेक्स क्या है, 1, प्लस यानी 1 तक पहुंचे, फिर 1 से कहाँ गए, 4 तक। जैसे ये एक तो डायरेक्ट पाथ, या फिर इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा लिया है, 1, तो 2 से 1 पर आए, और 1 से कहाँ पर गए, 4 पे। तो उन दोनों के एडिशन, ठीक है। मिनिमम ऑफ A0 2 to 4 कितना है, 2 to 4 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, और ये वाली 2 to 1 की वैल्यू भी कितनी है, इन्फिनिटी। इधर इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो इन्फिनिटी आने वाला है, तो यानी इन दोनों में तो मिनिमम कुछ भी नहीं मिला, यानी इसकी वैल्यू कितनी रही, इन्फिनिटी। इसको भी यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी है, A1 के 3 to 2 की वैल्यू। तो यानी अब आपका एक तो डायरेक्ट पाथ होगा, मिनिमम ऑफ A0 का 3 to 2 डायरेक्ट वाला, या फिर A0 का 3 से हम कहाँ पर आए, इंटरमीडिएट वर्टेक्स किसको लिया, 1 को लिया, प्लस A0 का 1 to 2 वाला पाथ, ठीक है। यानी 3 से थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स से आपको सेकेंड वर्टेक्स पे जाना है, तो एक तो डायरेक्ट पाथ, या फिर इंटरमीडिएट वर्टेक्स किसको कंसीडर करा है, 1 को कंसीडर करा। तो दोनों पाथ में से आप कंपैरिजन करेंगे, जो मिनिमम होगा उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो A ऑफ 3 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से 2 की वैल्यू है इन्फिनिटी, और ये 0 3 to 1 की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस 1 to 2 की वैल्यू, 1 से 2 की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12, और ये कितना है, इन्फिनिटी। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 12। तो इसको कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सेम यही कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, 3 to 4 के लिए भी करेंगे। तो 3 to 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, A3 of 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A0 3 to 4 डायरेक्ट वाला, कॉमा, इनमें से मिनिमम लेना है हमको, ऊपर लिख दिया मैंने। A0 3 to 1 पर गए,
प्लस A0 1 to 4 पर मूव करा, तो 3 to 4 की वैल्यू कितनी है 3, थर्ड रो के फोर्थ कॉलम की वैल्यू पहली वाली तो है इन्फिनिटी, फिर 3 to 1 की ये है 4 प्लस 1 to 4, 1 से फोर्थ वाली ये है 1, इन इन्फिनिटी और इसमें से दोनों में से मिनिमम कौन सा है ये वाला, तो ये कितनी हो गई 5। ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज भी हम एज इट इज कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, मैं इसको फिल कर देती हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, जो किसके थ्रू कैलकुलेट करी मैंने, कि मैंने फर्स्ट वर्टाइसेस को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स यूज करा। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, A2 के लिए करेंगे, यानी अब हम वर्टाइसेस नंबर 2 को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये A1 वाली का यूज करने वाले हम, इसको वापस रख देते हैं। 0 8 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी 0 1 इन्फिनिटी 4 12 0 5 इन्फिनिटी 2 3 0, ये मेरी A1 वाली मैट्रिक्स हो चुकी है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3। अब जब हम A2 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इनपुट कौन सा होगा, ये वाला, यानी एंट्रीज हम कौन सी वाली कंसीडर करेंगे, ये वाली कंसीडर करेंगे। अब हम सेकंड नंबर के वर्टेक्स को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो जब सेकंड नंबर के वर्टेक्स को एज ए इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर करेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये वाला, इन दोनों वैल्यूज को एज इट इज रखेंगे, यानी सेकंड कॉलम और सेकंड रो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए इन वैल्यू को हम एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, डायगोनल भी एज इट इज लिख लेते हैं, और रिमेनिंग जितनी वैल्यूज होंगी उनको हमको कैलकुलेट करना है। ये वर्टेक्स नंबर में फिर से लिख लेती हूँ। अब सबसे पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी A(2) के ये वाली वैल्यू कौन सी होगी 1,3 की वैल्यू, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम की वैल्यू। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम निकालना पड़ेगा, किस किस के बीच में, AF1 के 1 से 3 के। इसके अलावा अब क्या बोल रहे हैं कि आपको 1 से 3 पर जाना है, तो एक तो डायरेक्ट एज पाथ है, और क्या बोल रहे हैं कि या आप किसको कंसीडर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वर्टेक्स 2 को, यानी आप 2 से होते हुए जा सकते हैं। तो इन दोनों पाथ में से जो मिनिमम होगा वो हमको कंसीडर करना होगा। तो पहला पाथ तो एज इट इज लिख दिया मैंने, और दूसरा पाथ के लिए मैंने क्या लिखा कि 1 से 2 तक पहुंचे, प्लस 2 से कहां पर जा रहे हैं 3 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से मिनिमम निकाल लेते हैं। 1 से 3 इस वाली मैट्रिक्स में देखेंगे हम, 1 वाली मैट्रिक्स में, ये लिखा है मैंने 1 मैट्रिक्स, तो 1 2 3 की कॉस्ट देखें तो कितनी है इन्फिनिटी। 1 से 2 की कॉस्ट, 1 से 2 की कॉस्ट ये कितनी है 8, प्लस 2 से 3 की कॉस्ट, 2 से 3 की कॉस्ट ये है 1, तो ये कितना हो गया 9, और ये इन्फिनिटी, तो मिनिमम कौन सा हो गया 9। तो इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पर लिख देंगे एज इट इज। A(2) के ये कौन सी वैल्यू है 1 to 4, 1 to 4 को कैलकुलेट करना होगा, तो मिनिमम किस किस के बीच में निकालेंगे, AF1 के डायरेक्ट पाथ के बीच में। इसके अलावा इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं हम, कौन सा, वर्टेक्स नंबर 2। तो जब वर्टेक्स नंबर 2 कंसीडर कर रहे हैं, यानी 1 से 2 तक गए, प्लस 2 से कहाँ पर मूव करा 4 पर मूव करा। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो चूज कर लेंगे। तो A1 to 4 कितना है, 1 to 4 है 1, और A1 to 2, 1 to 2 है 8, प्लस 2 to 4, 2 से 4 तक जाने ये है इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 1 ही है, तो वो 1 यहाँ पर हम एज इट इज लिख लेंगे। सेम रिमेनिंग कैलकुलेशन भी हम इनके लिए भी करेंगे। तो ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है, मैं इसको ऑलरेडी फिल कर देती हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देखना है ना। नाउ वी कैलकुलेट A3। इन A3 वी कंसिडर इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3। ठीक है, तो अब थर्ड वर्टेक्स को इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो जब थर्ड वर्टेक्स इंटरमीडिएट वर्टेक्स है तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगी, वो मैं एज इट इज लिख देती हूँ। ये वाली थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने एज इट इज ले ली, और रिमेनिंग एंट्रीज में जो डायगोनल है वो तो 0 0 ले लेते हैं हम। ठीक है,
और रिमेनिंग एंट्रीज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी A3 के 1, 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स नंबर 3। तो मिनिमम किन किन के बीच में लेंगे कि आपको 1 to 2 जाना है, तो अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स इसको कंसीडर कर रहे हैं 3 को। तो एक तो डायरेक्ट पाथ होगा 1 to 2 वाला, या फिर एक इनडायरेक्ट पाथ होगा जो वर्टेक्स नंबर 3 से गया होगा। ठीक है, तो किस में से लेंगे, प्रीवियस वाली में से, इस वाली में से। ठीक है, तो 1 to 2, 1 से गए डायरेक्टली पहले 3 पर, प्लस 3 से कहाँ पर जा रहे हैं हम, 2 पर। ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम 1 to 2 कौन सा है, 1 to 2 है 8। ठीक है, 1 to 3 है 9, प्लस 3 to 2 है 12। ये वाली वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसका मतलब मिनिमम क्या है, 8 ही। तो ये हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला कैलकुलेट करते हैं, A3 1 to 4 को कैलकुलेट करते हैं। सेम वही कैलकुलेशन करनी है हमको एज इट इज, एक तो डायरेक्ट पाथ और एक यूजिंग वर्टेक्स 3, यानी 1 to 3 प्लस 3 to 4। तो मिनिमम वो 1 to 4 यानी कितना हो गया, ये तो है 1 to 3 है 9, प्लस 3 to 4 है 5। ऑब्वियसली 1 मिनिमम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, सेम यही कैलकुलेशन इसके लिए भी करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, अब आप कैलकुलेट कर लेना, मैं एंट्रीज फिल कर देती हूँ। तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, A3 मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, A4 मैट्रिक्स बनानी है। तो A4 मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, इस A3 मैट्रिक्स का यूज़ करूँगी। और इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा होगा, वर्टेक्स नंबर 4 होगा। इसकी मैं एक कैलकुलेट करके बता देती हूँ, यानी इसमें क्या रहने वाला है, 4th रो और 4th कॉलम एज इट इज़। तो मैं उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, 7 2 3 0 1 6 5। ये यानी जो थर्ड वाली मैट्रिक्स बनी थी A3 वाली, उसकी 4th कॉलम और 4th रो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, डायगनल एज इट इज़ लिख देती हूँ मैं, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ अगर कैलकुलेट करना है, ये 1 2 3 4 वर्टेक्स नंबर भी मेंशन कर देती हूँ मैं। ये वाली कैलकुलेट करना है वैल्यू, A4 की 1 to 2 वाली कैलकुलेट करना है। तो अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स नंबर 4। तो मिनिमम कैलकुलेट करना है हमें किस किस के बीच में, A3 के 1 to 2, इसके अलावा A3 के आप 1 से कहाँ पर गए, 4 पर, प्लस A3 के 4 से कहाँ पर गए आप, 2 पर। ठीक है, 1 से 2 वाली वैल्यू कितनी है, 1 से 2 वाली वैल्यू है, ये थर्ड मैट्रिक्स में देखना है, 1 से 2 वाली वैल्यू है 8। ठीक है, 1 to 4 वाली वैल्यू कितनी है, 1, प्लस 4 to 2, 4 से 2 तक जाने की वैल्यू कितनी है, 2। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हो गया, 3। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी। ठीक है, सेम कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं फिल कर देती हूँ एंट्रीज। ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, चारों मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दी है। ये मेरी A1 वाली है जिसमें मैंने इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 कंसीडर करा था, ये A2, A3 और A4। ठीक है, तो फाइनल मैट्रिक्स मेरी जो बन गई है वो कौन सी हो गई, 4। तो 4 मैट्रिक्स जो है ये फाइनल है, इसमें 1 से लेकर रिमेनिंग तक जाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, 2 से लेकर रिमेनिंग तक जाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये, 3 से रिमेनिंग तक जाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ, और 4 से, यानी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर इसका फॉर्मूला डिज़ाइन करें तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर आंसर वेरीफाई करना है आपको तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको 1 से 2 पर की जो कॉस्ट है वो 3 निकल रही है, और अगर ग्राफ में देखें तो डायरेक्ट पाथ की कॉस्ट कितनी है, 1 से 2 की 8, पर अभी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी मिली है, 3। तो वो कैसे निकल सकती है कि हमने इंटरमीडिएट वर्टेक्स 4 का यूज़ करा तो उसकी डिस्टेंस है 1, और फिर 4 से 2 पर गए तो कितना हुआ, 2। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। एज इट इज़ 1, अगर 1 से 3 की देखें तो ये कॉस्ट कितनी निकल रही है, 4। और पहले जब देखें कि 1 से 3 तक का कोई पाथ ही नहीं था हमारे पास, डायरेक्ट एज नहीं थी, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, इन्फिनिटी। तो अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स का यूज़ करते हुए हमें कॉस्ट कितनी मिल गई है, 4। 1 से हम आए 4 पर, 4 से आए 2 पर, 2 से आए 3 पर। ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 4। तो ये जो A4 मैट्रिक्स है इसमें सारी शॉर्टेस्ट पाथ आ गई कि आपको 1 से
2 पर जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 3 पर जाने का, 4 पर जाने का। ऐसे ही 2 के लिए भी कि 2 से 1 पर जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 2 से 3 पर जाने का, 2 से 4 पर जाने का। बस ड्रॉबैक इसका ये है कि आप पाथ को ट्रेस नहीं कर सकते कि आपके इंटरमीडिएट वर्टेक्स कौन कौन से यूज़ करें तो आपका पाथ मिल गया। शॉर्टेस्ट पाथ का हम फार्मूला डिराइव करते हैं। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए हमें पता है कि अगर हमें A4 कैलकुलेट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, A3 का। और अगर A3 को कैलकुलेट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, A2 का। इसका मतलब अगर आपको जैसे किसी वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पर जाना है, ठीक है, और इंटरमीडिएट वर्टेक्स क्या है, 3, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और मान लीजिए ये 4th मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा 4th मैट्रिक्स के लिए कि आपको 1 वर्टेक्स से वर्टेक्स नंबर 2 पे जाना है, तो मिनिमम निकालना है किन किन के बीच में से, कि एक तो 3rd मैट्रिक्स के 1 to 2 यानी डायरेक्ट पाथ उसके, इसके अलावा अब इंटरमीडिएट वर्टेक्स किसको ले रहे हैं आप, 4th नंबर के वर्टेक्स को ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, A4 को। तो ये कैसा होगा फॉर्मूला कि A3 में से हमको क्या क्या लेना है, इंटरमीडिएट वर्टेक्स में 4 लेना है कि 1 to 4 गए, प्लस 4 से कहाँ पर गए हम, 2 पर गए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हम I वर्टेक्स से J वर्टेक्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी kth मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक K ले लिया और बोल दिया कि I से कहाँ जाना चाहते हैं, J पर। तो मिनिमम किन किन के बीच में से लेंगे हम, यहाँ पर K-1, जैसे यहाँ पर 4 था तो यहाँ कितना लिया हमने, 3, और यहाँ पर क्या रहेगा, I, J, जैसे ये यहाँ है तो वैसे ये वाली वैल्यू कहाँ पर रहेगी, इस पोजीशन पर, ठीक है, K-1। अब kth के लिए कर रहे हैं, यानी एक kth मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब K हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई कि I से आप कहाँ पर गए, K तक गए, प्लस A of K-1, K से कहाँ तक गए, J पर गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और K क्या क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या क्या रहेगी, 1 से लेकर N तक। और N क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, N हमारे क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो ये हमारा क्या हो गया है, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब इसकी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गो डिज़ाइन करना है आपको कि इसमें आपको दिख रहा है कि आपको हमेशा मैट्रिक्स बनानी है। तो जब मैट्रिक्स बनानी होती है तो हमें हमेशा 2 लूप लगाने होते हैं। एक लूप होता है हमारा रो के लिए, उसको 1 से लेकर <n तक चला लेते हैं, ठीक है। और एक लूप होता है हमारा कॉलम के लिए, ये J वाला लूप कॉलम के लिए। तो J को भी कहाँ तक चला लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 वर्टेक्स थे, और 4 वर्टेक्स के लिए कौन सी मैट्रिक्स बनी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए 4 वर्टेक्स थे और 4 वर्टेक्स के लिए 4x4 की, या फिर आप ऐसा बोल लो 4x4 की मैट्रिक्स बनी हुई है यहाँ पर। तो n कितना है हमारा, 4 है, यहाँ J तक जो लूप चलाया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कहाँ लिख देते हैं, इस पोजीशन पे लिख देते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन इसके हिसाब से करनी है। और अब इसमें K क्या होगा, K हमारा कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, 1 to N तक, ठीक है। तो इस K वाली वैल्यू को कहाँ लूप लगा लेते हैं, यहाँ ऊपर, फॉर K इक्वल्स टू 1, K लेस देन इक्वल्स टू N और K प्लस प्लस। तो ये हमारा प्रोग्राम का कोड हो गया। इस एल्गोरिथम को मैंने और अच्छे से लिख दिया है, ये रही ऑल पेयर शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम लिख दिए। इसमें पहले मैंने कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो कॉस्ट थी, हर एक एज की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट जो थी उसको स्टोर कराया था, ठीक है। ये 2D एरे है। इसके बाद इसमें n वर्टाइसेस है, ठीक है। और जो आपका i, यानी डायगोनल वैल्यू, उसको क्या लिखा है, 0, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में मेरा सेल्फ लूप नहीं है। तो I से I तक का पाथ क्या है, 0, यानी 1 to 1 का पाथ क्या है, 0, 2 to 2 का पाथ क्या है, 0। जैसे इसमें ये वाले डायगोनल वैल्यूज जो है वो क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू के लिए लिखा है, ठीक है। फिर ये फॉर लूप मैंने क्या किस लिए लगाया कि जो कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ थी उसको मैंने शुरुआत में किस में कॉपी कर दिया है, A0 में कॉपी कर दिया है। उसके बाद सेम फार्मूला जो भी मैंने आपको डिराइव करके बताया है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये दोनों लूप तो मेरे किसके लिए है, रो के लिए, ये कॉलम के लिए। और ये K वाली वैल्यू, यानी आप
के को इंटरमीडिएट वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एल्गो हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की तो कितनी होगी, तो अगर देखें कि मेन इम्पैक्ट किस कोड का पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर, अगर इसकी बात करें तो ये कितने टाइम तक चल रहा है, ये n स्क्वायर टाइम, और ये कोड हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये लूप कितने बार चला, n टाइम, इस लूप के अंदर ये वाला लूप है तो ये कितनी बार चला, n स्क्वायर टाइम, क्योंकि ये i से कहाँ से लेके चल रहा है, 1 2 लेकर n तक चल रहा है, ठीक है। और ये वाला लूप कितने टाइम चला, n क्यूब टाइम, ठीक है। नेस्टेड लूप है यहाँ पर, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी हो गई, कितनी हो गई इसकी, ऑर्डर ऑफ n क्यूब की फॉर्म की होगी। तो ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम थी, जिसमें हमने हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करा है।